सभी को गुड इवनिंग। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं? स्वीटी, स्वाति और स्वाति प्रिया। देखिए कितना बढ़िया नाम है सबका। चलिए बहुत बढ़िया। पिछला दिन जो क्वेश्चन दिए थे बनाए थे आप लोग? पिछला दिन जो क्वेश्चन आपको दिया गया था बनाए थे? क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? चलिए जवाब दीजिए, तब तक हम टॉपिक लिखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का बात। यस सर, बना लिए। तो चलो आज का टॉपिक, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुनिए, आप पढ़ रहे थे अनुसंख्य गुणधर्म, और अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में आपने पढ़ा कि अनुसंख्य गुणधर्म तनु विलयन का वह गुण होता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और आपने देखा कि वो चार तरह का होता है। एक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है हिमांक अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूरी तरह से हो गया समाप्त। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनांक उन्नयन, जिसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा क्वथनांक के बारे में। आज तक आप क्वथनांक को समझे और नहीं है, खाली आप ये जानते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबल जाता है। ये सब नहीं है इसका परिभाषा, ये इसका कंसेप्ट नहीं है। ये सब बच्चा को ठगने के लिए बोला जाता है। तो इन सब बातों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बीच में ना टॉपिक इंटर कर जाता है, और बीच में जो टॉपिक इंटर कर जाता है वो टाइम लेगा थोड़ा समझने और समझाने में। तो पहले समझिए कि हमारा टॉपिक क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो उड़नशील द्रव के विलयन के बारे में। जैसे पानी को और एल्कोहल को मिला दो, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और ये आपका सिलेबस भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हम पढ़ा रहे हैं। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं बोला जाएगा। तो आप हमारे साथ साथ हेडिंग डालिए, बाद में हम आपको लिंक भी भेज ही देते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप साथ साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है? तो बाबू हेडिंग डालो, दो उड़नशील द्रव का विलयन। मतलब हम दो ऐसा द्रव लेते हैं जो दोनों उड़नशील है, मतलब जिस दोनों का वाष्पीकरण होता है, और उस दोनों को हम मिलाएंगे, और उस दोनों को मिलाकर तब हम एक विलयन बनाएंगे, ठीक है? सुनना अब ध्यान से। मान लीजिए आप कि एक बर्तन हम लेते हैं जिसमें शुद्ध द्रव ए लेते हैं। इसमें है प्योर, इसमें है प्योर लिक्विड ए। अब हम एक दूसरा बर्तन लेते हैं, और इस दूसरे बर्तन में हम लेते हैं प्योर लिक्विड बी। तो बाबू ध्यान रहे कि हम यहां पर बी ले रहे हैं। अब एक चीज देखो, इस बर्तन में है शुद्ध द्रव ए, इस बर्तन में है शुद्ध द्रव बी। तुम एक बात बताओ कि यदि ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ वाष्प दाब इसका भी होगा, कुछ ना कुछ वाष्प दाब इसका भी होगा। और वाष्प दाब मापने वाले यंत्र से हम इसको आराम से माप सकते हैं, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि इस द्रव का जो वाष्प दाब है, इसके वेपर प्रेशर को हम मान लेते हैं पी नॉट ए। इस चैप्टर में हम जब भी ये वाला सिंबल लगाए ना पी नॉट, तो ये शुद्ध द्रव के चीजों को इंडिकेट करेगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पी नॉट ए क्या है, तो हम कहेंगे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। इसी तरह से यदि हम इसके वेपर प्रेशर की बात करें, तो इसको हम लोग कहेंगे पी नॉट बी। तो ध्यान दो, एक द्रव था ए, एक द्रव था बी, दोनों अलग अलग है, दोनों प्योर अवस्था में है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाकर एक विलियन बनाएंगे, और यह विलियन होगा ए और बी का बाइनरी सॉल्यूशन। ए और बी दोनों को मिलाकर हम अब एक विलियन बनाएंगे, ठीक है? तो इसको यदि हम बनाएंगे तो इसको हम नीचे में फोटो बनाएंगे, और उसमें और अलग अलग कई तरह की बातें लिखी जाएगी। तो इसके लिए हमको स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, इसलिए स्लाइड चेंज कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए कि एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, और इस बड़े से बर्तन में हम ए और बी दोनों को मिला देते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन
बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सर रॉल्ट वाला कंसेप्ट कब कवर कीजिएगा? स्वाति आप क्या बोल रहे हैं, हम समझे नहीं। रॉल्ट वाला कंसेप्ट, किस कंसेप्ट की आप बात कर रहे हैं? रॉल्ट वाला तो रॉल्ट का जो नियम था वो तो बता ही दिए थे। रॉल्ट के आंशिक दाब का नियम अभी आएगा। हमको लगता है अभी आप पढ़िए, आप तो समझ में आ जाएगा कि कब क्लियर होगा। तो मान लो कि हम एक सॉल्यूशन बना लिए, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, यानी इसमें ए भी है और बी भी है। याद रहे आपको कि जब भी आप दो द्रव को मिलाते हैं या दो पदार्थ को मिलाते हैं तो उस दोनों का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होता है। तो मान लो कि ए और बी को मिलाए, जहां पर ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए कहलाएगा और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी कहलाएगा, ठीक है। अब हमको एक बात का जवाब दो तो, कि ए भी वाष्पीकृत होता है, बी भी वाष्पीकृत होता है, दोनों वाष्पीकृत होता है अलग अलग जब है तब। तो इस दोनों को जब हम मिलाएंगे, इस दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर वाष्पीकरण सिर्फ ए का होगा, सिर्फ बी का होगा, या दोनों का होगा? इसका जवाब दीजिए। ए और बी को मिलाने के बाद, ए और बी को मिलाने के बाद किसका वाष्पीकरण होगा? सिर्फ ए का, सिर्फ बी का, या दोनों का? जवाब दीजिए इसका। चलिए सभी लोग का जवाब आ रहा है। इसमें इन्होंने कहा दोनों का वाष्पीकरण होगा, बिल्कुल सही। जब दोनों द्रव उड़नशील है तो दोनों उड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि कुछ भेपड़ बन गया ए का, इस कलर से दिखा दिए, और कुछ भेपर मान लो बन गया बी का। ये वाष्प अवस्था को दिखाया गया है गोल गोल से, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जब यहाँ पर वेपोराइजेशन होगा और ए और बी दोनों का, तो कुछ मोल ए उड़ेगा कुछ मोल बी उड़ेगा, मतलब गैस अवस्था में ए का अपना कुछ ना कुछ मोल होगा, गैस अवस्था में बी का अपना कुछ ना कुछ मोल होगा। और यदि गैसीय अवस्था में दोनों का मोल पता चल जाए तो हम दोनों का मोल प्रभाज भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम कह देते हैं वाई ए और इसको हम कह देते हैं वाई बी। अब आपसे कोई पूछे कि वाई ए क्या है, वाई बी क्या है, एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या है, तो इसका क्या जवाब होगा? हम एक्स बी को कहेंगे द्रव अवस्था में बी का मोल प्रभाज, एक्स ए को कहेंगे द्रव अवस्था में ए का मोल प्रभाज, वाई ए को कहेंगे गैस अवस्था में ए का मोल प्रभाज या वाष्प अवस्था में ए का मोल प्रभाज, वाई बी को कहेंगे वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में बी का मोल प्रभाज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारे बातों को क्लियरली लिखना पड़ेगा कि कौन क्या है। ध्यान रहे द्रव अवस्था में मोल प्रभाज को x से सूचित करते हैं, जबकि गैस अवस्था में मोल प्रभाज को y से सूचित किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा गैस या वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था में ए का मोल प्रभाज, ये लिखाएगा। अब देखो वाई बी को क्या लिखेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को कॉपी करके लिख लेंगे, ठीक है। देखना देखना जरा, इसको लिखेंगे हम लोग वाई बी को गैस, बस अंतर क्या होगा सो देखो, बस अंतर ये होगा कि यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, बी, क्योंकि ये वाई बी है। अब यदि तुमसे पूछा जाए कि एक्स ए क्या है, तो एक्स ए क्या है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द्रव अवस्था में इसको बोलेंगे तेरे की क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे द्रव अवस्था
द्रव अवस्था में ए का मोल प्रभाज। और एक्स बी को क्या बोलेंगे? द्रव अवस्था में बी का मोल प्रभाज। पहले आप ये बताइए कि जो सेटअप हम अभी तैयार किए हैं, कि आपको समझ में आया कि इसमें हम क्या क्या लिखे हैं और ये कैसे कैसे आया है। हमने आपसे ये कहा कि हम ए और बी को मिलाए हैं, द्रव अवस्था में ए का कुछ मोल होगा, बी का मोल होगा, ए का मोल और बी का मोल पता चल जाए तो हम ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो एक्स ए को हमने कहा द्रव अवस्था में ए का मोल प्रभाज, एक्स बी को कहा हमने द्रव अवस्था में, अच्छा यहाँ पर बी होगा, बी का मोल प्रभाज। अब मान लो कि कुछ मोल गैस ए उड़ जाए, कुछ मोल गैस बी उड़ जाए और बर्तन में मान लीजिए जमा है। यदि हमको गैस अवस्था में ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज, सॉरी, गैस अवस्था में ए का मोल पता चल जाए, गैस अवस्था में बी का मोल पता चल जाए, तो हम टोटल मोल गैस में निकाल सकते हैं। और हम चाहें तो गैस अवस्था में दोनों का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको ये टर्म दिखे ना, एक्स ए, एक्स बी, वाई ए और वाई बी, तो तुरंत आप समझ लीजिए कि ये मोल प्रभाज दिया हुआ है, एक्स द्रवावस्था में और वाई जो है वह गैस अवस्था में। तो क्या मैं ये समझूं को आप मैं ये समझूं कि आप ये सारे बातों को समझ चुके हैं? एक लिक्विड ए, दूसरा लिक्विड बी। अच्छा, इसमें तुमसे यदि कोई पूछे कि पी नोट ए क्या है, पी नोट ए क्या है, और यदि पूछे कि पी नोट बी क्या है, तो क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। और यदि आपसे पूछे कि पी नॉट बी क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। तो इसमें जितना भी टर्म यूज हुआ है उसको आपको हर हाल में समझना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, दो उड़नशील द्रव का विलयन हम पढ़ रहे हैं, एक द्रव लिए ए, एक द्रव लिए बी, दोनों को मिला दिए, कुछ मोल ए का होगा, कुछ मोल बी का होगा, मिलाने के बाद दोनों का कुछ ना कुछ मोल प्रभाज होगा। ए के मोल प्रभाज को एक्स ए से और बी के मोल प्रभाज को एक्स बी से सूचित करेंगे द्रव अवस्था में जब तक रहेगा। यदि गैस बन जाएगा तो कुछ में मोल ए उड़ेगा, कुछ मोल बी उड़ेगा। यदि दोनों का मोल गैस अवस्था में पता हो तो गैस अवस्था में भी हम ए और बी का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं, और गैस अवस्था में ए और बी के मोल प्रभाज को हम वाई ए और वाई बी से सूचित करते हैं। ये सारा बात लिख दिया गया। अब सुनिए असली खेल, अब सारा चीज समझ चुके हैं, अब जो बात है उसको समझो। यदि हम तुमसे पूछें कि ये जो गैस उड़ा है इसको हम मान लो बंद कर दें और यहाँ पर बैरोमीटर लगा दें यहाँ पर, और बैरोमीटर लगाने के बाद हम तुमसे पूछें कि इस बैरोमीटर में किसका वाष्प दाब मेजर होगा, ए का, बी का या दोनों का, तो बताइए तो आपका क्या जवाब होगा? ए का या बी का या दोनों का मिला के किस वाष्प दाब को बैरोमीटर दाब को मापता है? तो बताइए तो बैरोमीटर किसके वाष्प दाब को मापेगा, सिर्फ ए का, सिर्फ बी का, या दोनों को मिलाकर पूरे विलियन का? जवाब दीजिए। और जब तक आप जवाब देंगे नहीं हम बढ़ेंगे ही नहीं आगे। स्वाति प्रिया बोल रहे हैं दोनों का मिला के देगा, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोनों दोनों का मिला के ही देगा। इसलिए दोनों का मिला के देगा क्योंकि बैरोमीटर को क्या मतलब है कि अंदर में ए गैस है या बी, प्रेशर तो दोनों गैस लगाएगा। तो यहाँ पर जो बैरोमीटर दाब मापेगा वो होगा पीएस, और इसको हम लोग कहेंगे विलियन का वाष्प दाब। आज का क्लास उतारना मत, हम भेजेंगे टेलीग्राम पे, उससे उतारना, क्या है कि थोड़ा अटपटांग हो जाएगा ना, फिर बाद में आप लिख नहीं पाओगे, मतलब साथ साथ लिखोगे तो तनी गड़बड़ हो जाएगा। तो पीएस विलियन का वाष्प दाब कहलाएगा। अब सुनो, अब सुनना थोड़ा ध्यान से, असली बात अब है। तुम ये सोचो कि ए की मात्रा यदि हम कम लें और बी की मात्रा यदि हम ज्यादा लें, तो ए का मोल प्रभाज कम होगा और बी का मोल प्रभाज ज्यादा होगा।
तो हम ये तुमसे पूछ रहे हैं कि यदि ए का मात्रा कम लिया जाए और बी का मात्रा अधिक लिया जाए तो इस मिश्रण में किस गैस की मात्रा अधिक होगी? ए की या बी की या दोनों की समान होगी? बताइए। फिर से रिपीट। यदि इस बर्तन में ए कम लिया जाए, बी द्रव ज्यादा लिया जाए, वाष्पीकरण दोनों का होगा, ए का भी और बी का भी। यहां पर इस बर्तन में किसका वाष्प ज्यादा बनेगा, ए का या बी का या दोनों का समान बनेगा? चलो, स्वीटी यदुवंशी बोल रहे हैं कि बी का ज्यादा बनेगा, बाकी लोग बताइए। बी, ए का कम होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि ए का द्रव यदि कम होगा तो यहाँ पर ए का गैस कम होगा, और बी यदि कम होगा तो बी का गैस कम होगा। तो एक बात स्पष्ट तौर पर यहाँ से समझा जा सकता है कि ए गैस यदि कम होगा तो इस बर्तन में, सॉरी, यदि इस बर्तन में ए द्रव कम मात्रा में डालें तो वाष्पीकरण ए का कम होगा, इस बर्तन में ए गैस कम होगा, और ए गैस का जो अपना दाब होगा वो कम होगा, और बी गैस का जो अपना दाब होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ए का वाष्पीकरण कम हो रहा है और बी का वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ ये समझना है अब कि इस बर्तन में सिर्फ ए जो अपना दाब उत्पन्न कर रहा है इसको कहा जाता है पी ए, और इसको हम लोग कहते हैं ए का आंशिक दाब। देख रहे हो कितना टर्म है, सबको नहीं संभाल के रखोगे तो निश्चित है कि आगे तुमको दिक्कत होगा। तो इस बर्तन में सिर्फ ए के द्वारा लगाया गया गैस का दाब कहलाएगा ए का आंशिक दाब, और चूंकि बी भी है इसमें तो बी भी अपना कुछ ना कुछ दाब लगाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं पीबी को क्या कह सकते हैं बताओ? पीबी को कहेंगे, पीबी को कहेंगे बी का आंशिक दाब। तो अब आप देखिए, आप कितना तरह का दाब पढ़े सो सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कितना तरह का दाब आप पढ़ लिए, सुनो क्या क्या पढ़ा तुम। पी नोट ए और पी नोट बी क्या है? शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। पी नोट बी क्या है? शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। नोट लग गया शुद्ध अवस्था में। अब आगे सुनो, पीएस पढ़ा विलियन का वाष्प दाब। अब ये क्या बला आ गया पीए और पीवी? तो पीए और पीवी का मतलब है आंशिक दाब, किसी पर्टिकुलर गैस का सिर्फ अपना दाब। जैसे मिश्रण में गैस ए है, देखो देखो, जैसे एक बड़ा सा बर्तन है, मान लो इस बर्तन में गैस ए भी है, गैस बी भी है, गैस सी भी है, 3 गैस है। तो बैरोमीटर जब तुम लगाओगे ना तो वो हमेशा तीनों गैस को मिलाकर कुल दाब बताएगा। बैरोमीटर ये कभी नहीं बताएगा कि सिर्फ ए का दाब कितना है, सिर्फ बी का दाब कितना है, सिर्फ सी का दाब कितना है। लेकिन हम तो ये समझते हैं ना कि सिर्फ ए का अपना कुछ ना कुछ दाब होगा, सिर्फ बी का अपना कुछ ना कुछ दाब होगा, सिर्फ सी का अपना कुछ ना कुछ दाब होगा, और यदि इस सभी दाब को हम आपस में जोड़ दें तो ये कुल दाब को बता देगा, जो कि विलियन का वाष्प दाब, विलियन का दाब होगा या मिश्रण का दाब होगा। तो बैरोमीटर का इतना क्षमता नहीं है कि किसी गैसीय मिश्रण में किसी एक गैस के अपने दाब को बता दे। तो इसके लिए आपको आगे एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं राउल्ट के आंशिक दाब का नियम। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है, अभी स्वाति शायद इसी बात की चर्चा कर रहे थे, राउल्ट के आंशिक दाब का नियम। एक गर्ल अभी कोई कमेंट किए थे कि सर इसका असाइनमेंट भी भेजिएगा। बाबू असाइनमेंट नहीं भेजेंगे इसका, जब हम लिख ही रहे हैं पूरा और रोज का रोज लिंक भेज देते हैं तो आपको लिंक से काम करना पड़ेगा, ठीक है, उतारना पड़ेगा यहाँ से। इतना बढ़िया, तो अब देखो इससे ज़्यादा बेहतर तुमको हम क्या लिखा हुआ भेजेंगे, देखो रंग बिरंग का कितना सुंदर लिखा हुआ है, देखो इसमें खाली लाले या गुलाबी का न कमी है, ठीक है, आगे हम वो दे देंगे। राउल्ट के आंशिक दाब का नियम। अब देखो राउल्ट के आंशिक दाब, राउल्ट का आंशिक दाब नियम क्या कहता है, फिर से समझ लो कि क्यों जरूरत पड़ा। यहां पर हम बैरोमीटर लगाएंगे तो वो हमेशा कुल दाब बताएगा, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ ए का आंशिक दाब और सिर्फ बी का आंशिक दाब। तो ये नियम देखो क्या कहता है, नियम कहता है राउल्ट का आंशिक, ये लिखना भी नहीं है, इसमें पहले स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे।
और स्टेटमेंट लिखने के बाद तब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तुमको पहले ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता देते हैं ताकि डेफिनेशन लिखना आसान हो जाए। ये नियम कहता है कि यदि तुम ए का आंशिक दाब निकालना चाहते हो ना, तो तुम क्या करो, एक्स ए को गुना कर दो पी नॉट ए से, बस यही है नियम। अच्छा, इसी में यदि हम बी का आंशिक दाब निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बी का मोल प्रभाज ले लो, इसको गुना कर दो पी नॉट बी से, बस यही है राउल्ट का नियम। अब देखो ये नियम क्या कहता है, कहता है कि जब दो अलग अलग द्रव आपस में आप मिलाते हैं तो दोनों द्रव का वाष्पीकरण होता है। इस वाष्पीकरण के दौरान किसी एक द्रव के वाष्प का जो अपना दाब होता है, जिसको आप आंशिक दाब कहते हैं यानी पीए, यह बराबर होता है द्रव अवस्था में उस के मोल प्रभाज और शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन gaseous mixture is equal to mole fraction of that component in solution phase is equal to the product of mole fraction of that component in solution phase and vapor pressure of that component in pure state। यदि हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में ये लिखाएगा कैसे, हम थोड़ा इसकी बात कर लें। ये लिखाएगा कि देखो ये ऐसे ही लिखाएगा, इसको लाल रंग ले लेते हैं, तुम लोग को दिख रहा होगा तो इतनी लाल रंग कम है, चलो ये ले लेते हैं। हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि विलियन में किसी खास अवयव का आंशिक दाब विलियन में उसके मोल प्रभाज, देखो विलियन में किसी खास अवयव का आंशिक दाब ही है ना पीए पीबी, विलियन में उसके मोल प्रभाज, याद करो एक्स से क्या है द्रव अवस्था में मोल प्रभाज यानी विलियन में मोल प्रभाज, विलियन में उसके मोल प्रभाज तथा पीनोटे क्या है शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब तथा शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, बस यही नियम है, देख लो बस यही बात है। तुम पहले ये बताओ कि ये स्टेटमेंट और ये इक्वेशन ये सब समझ में आया, या सारा बात समझ में आया कि क्या क्या राउल्ट का सबसे पहले आंशिक दाब क्या है और फिर राउल्ट के आंशिक दाब का नियम क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। बोलो समझ में आया। चलिए सभी का रिप्लाई आ गया कि समझ में आ गया। अब आगे सुनो, एक चीज बताओ आप कि यहाँ जो कुल दाब उत्पन्न हुआ उसको हम कहेंगे पी एस, सिर्फ ए जो दाब उत्पन्न किया उसको कहेंगे पी ए, ये वाला पी ए, और सिर्फ बी जो दाब उत्पन्न किया उसको कहेंगे पी बी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पी एस जो है वह पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा? तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी पी एस ऐसे लिखाएगा। तो बताओ यहाँ से पी एस बराबर क्या लिख सकते हैं? अभी तुरंत देखो पी ए बराबर क्या पढ़ा तुम, एक्स ए इंटू पी नोट ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी एस बराबर एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस पी बी बराबर क्या लिख सकते हैं,
एक्स बी इंटू पी नॉट पे। बाबू इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया राउल्ट के आंशिक दाब का नियम। अब देखो, राउल्ट के आंशिक दाब नियम के बाद एक नया नियम और आपको इसमें पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना पढ़ना है कि ये नियम है क्या, क्या ये बताएगा ये। तो सुनना ध्यान से, जिस चीज को राउल्ट ने बताया उसी चीज को डाल्टन ने भी बताया, लेकिन तरीका बदल गया इनका। इनका अलग कहना है। इनका क्या कहना है इसको पहले सुनो, बाद में लिखना। इनके स्टेटमेंट को समझो। मान लो कि एक बंद बर्तन है, इसमें दो गैस है, एक गैस है ए और एक गैस है बी। हम यदि इसमें बैरोमीटर लगा दें तो बैरोमीटर ए और बी के कुल दाब को बता देगा। कुल दाब का मतलब हो गया पीएस। अब इसमें सिर्फ ए का दाब कितना होगा उसको हम कहेंगे पीए, और सिर्फ बी का दाब कितना होगा इसको हम कहेंगे पीबी। तो बैरोमीटर जब भी बताएगा ना तो कुल दाब बताएगा, ये सिर्फ ए का और सिर्फ बी का दाब नहीं बता पाएगा, क्योंकि बैरोमीटर को ये थोड़ी पता है कि अंदर में ए है कि बी है कि सी है कि डी है कि हम है कि तुम हो। बैरोमीटर पर तो जो प्रेशर लगाया सब प्रेशर को माप के बता दिया। तो ऐसी स्थिति में हम पीए कैसे निकालें। तो डाल्टन ने कहा कि देखो भाई, यदि तुम ए का और बी, गैस ए को मिलाया और गैस बी को मिलाया तो जरूर कुछ ना कुछ मोल ए का रहा होगा, कुछ ना कुछ मोल बी का रहा होगा। तो दोनों का मोल यदि पता है तो दोनों का मोल प्रभाज तुम जान सकते हो। तो ए के मोल प्रभाज को वाई ए से सूचित करेंगे और बी के मोल प्रभाज को वाई बी से, क्योंकि गैस अवस्था में मोल प्रभाज को वाई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो डाल्टन ने कहा कि यदि तुम ए का आंशिक दाब निकालना चाहते हो ना तो इसको वाई ए को गुना कर दो पी एस से। मतलब क्या स्टेटमेंट बनेगा यहां से बताइए, कि किसी गैसीय मिश्रण में किसी खास गैस का आंशिक दाब गैसीय अवस्था में उसके मोल प्रभाज और गैसीय मिश्रण के कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। बस एग्जैक्ट यही उनका कहना है। आप देख सकते हैं इस फोटो में गैस अवस्था में वाई ए वाई बी का चर्चा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे विलयन का यानी गैसीय मिश्रण का कुल दाब, जिसको आप विलयन का वास्तव दाब कहते हैं, पीएस है। तो हम यहाँ पर डाल्टन के लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डाल्टन का नियम का जो स्टेटमेंट है अभी हमको पहले वो लिखना पड़ेगा, तो हम वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो लिखेंगे कि गैसीय मिश्रण, गैसीय मिश्रण में किसी खास गैस का आंशिक दाब गैसीय अवस्था में उसके मोल प्रभाज, गैसीय अवस्था में उसके मोल प्रभाज तथा गैसीय मिश्रण मिश्रण के कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। और देखो जिस बात को हम 3 लाइन में लिखे, इस बात को कितना आसानी से समझा जा सकता है, इस बात को समझो। ये नियम ये कहता है, ये नियम कहता है कि किसी गैसीय मिश्रण में किसी खास गैस का आंशिक दाब
गैस अवस्था में उसके मोल प्रभाज और मिश्रण के कुल दाब यानी पीएस के गुणनफल के बराबर होता है, यानी पीए बराबर वाई ए इंटू पी एस। और यदि हम पीबी बराबर लिखें तो ये हो जाएगा वाई बी इंटू पी एस। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कंबाइंड लॉ। अब ये कंबाइंड लॉ क्या है इसको देखो। आंशिक दाब को निकालने के लिए रॉल्ट ने भी बताया और आंशिक दाब को निकालने के लिए डाल्टन ने भी बताया। जैसे देखो, पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नोट ए होता है, ये किसने बताया? ये बताया रॉल्ट ने। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। और पी ए बराबर वाई ए इंटू पी एस होता है, ये किसने बताया? ये बताया अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मतलब डाल्टन्स लॉ ने। तो जरा सोचो कि ए के आंशिक दाब को निकालने का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, दोनों से आंशिक दाब ए का ही निकलेगा। तो क्यों ना हम एलएचएस को इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो जब इसका एलएचएस बराबर है तो निश्चित है कि इसका आरएचएस भी बराबर होगा। और आरएचएस यदि तुम बराबर करोगे तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे। तो चूंकि आप कमेंट नहीं कर पाएंगे इसलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो, हम लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी नोट ए बराबर वाई ए इंटू पी एस, ऐसा लिख सकते हैं? बताओ। तुम बस हाँ ना बोल दो, समझा या नहीं समझा ये बोल दो, बस इतने से काम चल जाएगा। आई बात समझ में? अब बताओ, ये तो ए के लिए हो गया, हम बी के लिए क्या लिखेंगे बताओ? बी के लिए क्या लिखेंगे? हम बी के लिए लिखेंगे एक्स बी इंटू पी नोट बी बराबर वाई बी इंटू पी एस, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया कंबाइंड लॉ, यही है कंबाइंड लॉ। ए का कंबाइंड लॉ ये और बी का कंबाइंड लॉ ये। ए की जगह पर बी, यहाँ ठीक लिखा हुआ है नो, यहाँ पर कहीं ए की जगह बी नहीं होगा, ठीक है ये। और इसको यदि और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसे समझिए। पी ए बराबर एक्स इंटू पी नोट ए बताया रॉल्ट, पी ए बराबर वाई इंटू पी एस बताया डाल्टन, तो दोनों को बराबर कर दिए। पी बी के लिए करेंगे तो पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नोट बी, पी बी बराबर वाई बी इंटू पी एस, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो शायद आप सही लिखे हैं। बोलो समझ में आया? हाँ स्वाति प्रिया सही, हाँ हमको भी लगा बाद में कि वो बी के लिए बता रही है। पहले अब आप लोग ये बताओ कि आपको समझने में कोई परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो, तो टॉपिक को हम आगे बढ़ा दें। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन इस पर देते हैं, ठीक है? और इस क्वेश्चन को आपको बना के लाना है। इसके बाद अगला दिन हम लोग इस क्वेश्चन को बना के लाना, क्या है इस क्वेश्चन को भी बनाना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपके पास जो भी कॉपी है पीछे में लिखिए तो। क्वेश्चन क्वेश्चन है 5 मोल बेंजीन तथा 5 मोल टॉल्यूइन, यदि आप सुबह में क्लास करते होंगे तो आज ही टॉल्यूइन के बारे में बताएं।
5 मोल बेंजीन तथा 5 मोल टोल्यूइन को आपस में मिलाया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है शुद्ध अवस्था में बेंजीन तथा टोल्यूइन का वाष्प दाब क्रमशः 95.1 तथा 28.4 mm/Hg है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब तथा गैसीय अवस्था में बेंजीन का मूल प्रभाज क्या होगा। ये क्वेश्चन बनाना है और इसको अभी सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन को आप लिखिए मत, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रहेगा, आप कॉपी पर सॉल्व कीजिए। आप बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन के टाइम में देखो सब आदमी भाग गया, फिर क्या पढ़ेंगे आप। चलो हम इसको बताते हैं, जो भी लोग हमारे साथ लाइव हैं वही लोग जानिए, सबको जानना क्या जरूरी है, किसी को जबरदस्ती तो पढ़ाया जा नहीं सकता है। देखो बाबू इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 मोल बेंजीन है और 5 मोल टोल्यूइन है, दोनों द्रव होता है बाबू, ठीक है। देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। एक द्रव है बेंजीन, कितना मोल, 5 मोल। एक द्रव है टोल्यूइन, कितना मोल, 5 मोल। तो बताओ, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बताओ टोटल मोल कितना होगा, स्वाति बताइए तो। टोटल मोल कितना, 10। हम यहाँ से यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 5/10 यानी 0.5। और यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन निकालें तो कितना आ जाएगा, 5/10 यानी 0.5। क्वेश्चन में कहा कि शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब यानी पी नॉट बेंजीन दिया हुआ है, इसका वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है। शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब है 95.1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, बताओ, पी नॉट बेंजीन बराबर 95.1 और पी नॉट टोल्यूइन भी दिया हुआ है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये 28 दशमलव समथिंग दिया हुआ है। देखो 28.4 है ना, तो ये है आपको 28.4।
तो आपसे क्वेश्चन क्या किया है इसको सुनिए, ये सब तो गिवन था। आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, यानी पीएस आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि गैसीय अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाव क्या होगा, यानी वाई बेंजीन क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही कंबाइंड फॉर्मेट लगा दीजिए। आप अभी तुरंत कंबाइंड लॉ पढ़े थे ना, पीएस। नहीं नहीं नहीं, पहले तो आप पीएस निकालिए। पीएस का क्या फॉर्मूला आप पढ़े हैं? पीएस बराबर, आप फॉर्मूला याद कीजिए, आप पढ़े एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी, यही ना पढ़े हैं? तो वहां पर हम द्रव ए लिए थे, द्रव बी लिए थे, तो यहाँ ए और यहाँ बी की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर बेंजीन और टॉल्यूइन है, तो ऐसी स्थिति में तुम इस फॉर्मूला को क्या मानोगे? इसी फॉर्मूला को हम और करके देखो, ऐसा लिख सकते हैं, पी एस बराबर एक्स बेंजीन इंटू पी नोट बेंजीन प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टॉल्यूइन इंटू पी नोट टॉल्यूइन। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप क्या कीजिए, पी एस का मान ज्ञात कर लीजिए। एक्स बेंजीन का मान देखो कितना है, एक्स बेंजीन का मान 0.5, तो यहाँ लिखाएगा 0.5 गुना पी नोट बेंजीन का मान कितना, पी नोट बेंजीन का मान 95.1, तो हम लिख देंगे 95.1 प्लस एक्स टॉल्यूइन का मान कितना, एक्स टॉल्यूइन का मान 0.5, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 गुना 28.4। ऐसा लिख सकते हैं? बताओ, बोलिए, लिख सकते हैं या नहीं? तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, पीएस का। पीएस का मान निकालोगे तो हम थोड़ा कैलकुलेट ही कर देते हैं। 95.1 गुना 0.5, ये आपको आ जाएगा 47.55, ठीक है। और प्लस 28.4 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 14.2, गुना कीजिएगा तो यही आएगा। और इसको हम जब ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमको 61.75। ये किसका मान है, ये मान आया पीएस का, यानी पीएस बराबर हो गया 61.75 mmOf तो ये निकल गया किस, एक आंसर तो तुम्हारा निकल गया। याद करो, एक आंसर पीएस निकालना था, लेकिन वाई बेंजीन भी निकालना है। तो वाई बेंजीन के लिए ये कंबाइंड फॉर्मेट नहीं है, ये तो रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर है। अब आप कंबाइंड फॉर्मेट पर चले जाइए। देखिए इधर, अकॉर्डिंग टू कंबाइंड लॉ, कंबाइंड लॉ में अभी आप क्या पढ़े थे, याद कीजिए, एक्स ए इंटू पी नोट ए बराबर वाई ए इंटू पी एस, यही ना पढ़े थे आप? तो बेंजीन के लिए यदि ये काम करना है तो यहाँ पर ए की जगह क्या ले लेंगे, बेंजीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स बेंजीन का मान 0.5, पी नोट बेंजीन का मान कितना था, थोड़ा देख लो, 95.1, तो ये हो जाएगा 95.1 इज इक्वल टू वाई बेंजीन, गैसीय अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाव निकालना है, यानी वाई बेंजीन ही तो निकालना है। और पीएस का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना, 61.75, तो ये 61.75। बताओ, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो गुना ऑलरेडी किए हुए हैं, ये आया है 47.55, तो ये हो जाएगा 47.55 बराबर वाई बेंजीन गुना 61.75। तो बताओ मेरे भाई, वाई बेंजीन बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 47.55 बटा 61.75। देखो, कैलकुलेशन गंदा जरूर है, गंदा का मतलब जिसमें आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। आप देखिए, हमको भी कैलकुलेटर का यूज करना पड़ रहा है, लेकिन कंसेप्ट सीधा है। यदि आप समझे होंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें दिक्कत होना चाहिए। और यदि फिर भी दिक्कत है तो ज़रूर बताइए, उसको मैं दोबारा देख लूँगा।
इसका मूल प्रभाज आ जाएगा 0.77, यही आंसर आता है। तो जो भी लोग लाइव हो बताओ कि समझ में आया किससे बना क्वेश्चन, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन है, क्लास ओवर होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहा है, आंसर यही है। चलो चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया? लिखा हुआ हम भेज देंगे, आप अभी लिखना मत। चलिए समझ में आ गया। तो अगला दिन हम लोग दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगला दिन का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हेडिंग जरूर लिख लेंगे। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम है क्वथनांक उन्नयन। और सुन लो, जिसको भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ये बोलना था कि अगला दिन आपका काम है कि आप क्वथनांक को तनी पढ़ के आइएगा। आप अभी तक क्या पढ़े हैं क्वथनांक के बारे में, जब तक आप क्वथनांक नहीं पढ़ेंगे ढंग से, क्वथनांक पर रिसर्च करके आइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? बीपी। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे का बात होगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। बताइए कोई दिक्कत है? जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, यदि आप कंटिन्यूअसली इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो नंबर आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पर बात कर लीजिए यदि आपको दिक्कत होती है तो। कम से कम फीस में आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। और अभी जो भी पढ़ाई हुआ है उसका हम लिंक सफलता प्लस पे डालते हैं, मतलब जो भी पढ़ाई हुआ है यदि आप लिख नहीं पाए होंगे तो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अभी जस्ट देखो 2 मिनट के अंदर हम इसको डाल देंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यूअसली आप क्लास कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो हम और हमारी टीम आपकी सेवा में तत्पर है, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्वथनांक, जिसको काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है? इसी में आपको बताया जाएगा कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना पकने के पीछे लोगों का कंसेप्ट होता है कि प्रेशर के कारण खाना पक जाता है। तो भाई मेरे, प्रेशर के कारण खाना पक जाता तो उसको आग पर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? साइकिल में हवा देने वाला पंप खरीदते, 10 पंप हवा दे के ही चावल बना लेते। ऐसा कुछ नहीं है, इसका पूरा डिटेल कंसेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, टेलीग्राम का हम लिंक भी डाल देंगे। आप सफलता प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक पर आइए या फिर फ़ोन नंबर पर बात कीजिए। किसी तरह का कोई परेशानी हो तो ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।